हम कवर करेंगे कि क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड इनकम। हाँ सर, तो क्लबिंग के अंदर कभी कभार माइनर चाइल्ड की इनकम भी एक पर्सन की इनकम में क्लब होके चलती है। तो अगर किसी पर्सन का कोई माइनर चाइल्ड कोई इनकम कमाता है तो सर उस माइनर चाइल्ड की इनकम भी उस पर्सन के हाथ में क्लब होके चलती है। तो सर कब? तो आप पूरा केस समझे। देखो केस क्या है। अब मान के चलो सर एक माइनर चाइल्ड है, ठीक है, और उसने कोई इनकम कमाई, माइनर चाइल्ड ने कोई इनकम कमाई। तो अब इस इनकम पे होता क्या है, ये इनकम हम पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर देते हैं और पेरेंट्स से इस इनकम के ऊपर टैक्स लेके चलते हैं, ठीक है। नॉर्मली सर ऐसा ही होता है। बट सर दो केस हैं जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती है और माइनर चाइल्ड खुद ही उस इनकम पे टैक्स भर के चलता है। सर पहला केस नॉट क्लबिंग, तो उसमें पहला केस है जब माइनर चाइल्ड ने ये इनकम कमाई अपनी स्किल, टैलेंट या फिर नॉलेज का यूज करके, ठीक है, या फिर जो माइनर चाइल्ड है वो सफर कर रहा है फ्रॉम किसी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी से। सर अगर ये दोनों केस हैं तो उस केस के अंदर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। इसके अलावा हर केस के अंदर माइनर चाइल्ड की इनकम सब पेरेंट्स के हाथ में क्लब होके चले। अब सर एक मुद्दा यहाँ पे आया, सर कौन से पेरेंट के हाथ में क्लब करूं? एक होंगी मम्मी, एक होंगे पापा। तो सर किस पेरेंट के हाथ में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब करके चलो? तो मैं सिंपली कहा, आप देखो ये माइनर चाइल्ड की इनकम करने से पहले, बिफोर दिस, किस पेरेंट की इनकम ज्यादा है, मम्मी की या फिर पापा की? जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है आप उस पेरेंट के हाथ में इस इनकम को ऐड करके चलोगे, पहली बात। सर दूसरा केस, अगर जो मम्मी पापा है उनका डिवोर्स हो चुका है, वो एक साथ नहीं रहते हैं, तो उस केस के अंदर देखो कौन सा पेरेंट है जो बच्चे को मेंटेन करता है, बच्चे का ध्यान रखता है, वो मेंटेन चाइल्ड। तो सर उस पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब होकर चलेगी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब से एक चीज ध्यान रखना, मानो क्लबिंग एक बार सर पहले साल माइनर चाइल्ड की इनकम हुई और ये डिसाइड हो गया कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम है कि मम्मी के हाथ में क्लब होके चलेगी, तो फ्यूचर ईयर्स में भी मम्मी के हाथ में क्लब होती चलती रहेगी। मैं हर साल ये चीज चेक नहीं करूंगा कि किसकी, मम्मी की ज्यादा है पापा की इनकम ज्यादा है। पहले साल में डिसाइड हो गया मम्मी के हाथ में क्लब होना है, तो आने वाले सालों में मम्मी के हाथ में क्लब होके चलेगा। अनलेस ऑफिसर को, जो एसेसिंग ऑफिसर है, उसको लगता है कि उसे चेंज करने की जरूरत है तो वो चेंज कर सकता है, हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैं सिंपली ये बात कही कि एक बार डिसाइड हो गया क्लबिंग इन दैट पेरेंट, एक बार एक पेरेंट फिक्स होगा कि इनके हाथ में क्लबिंग होकर चलेगी, तो वो फिर कंटिन्यू करती जाएगी, कंटिन्यू फॉर फ्यूचर ईयर्स, अनलेस एओ खुद चेंज ना कर ले। आई होप आपको समझ में आ गया कि माइनर चाइल्ड की इनकम हर केस के अंदर पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी। कौन सा पेरेंट्स हमने यहाँ कवर करा, बस दो इनकम को क्लब मत करना। अगर माइनर ने वो इनकम कमाई अपनी स्किल, टैलेंट या फिर नॉलेज से, या फिर अगर वो माइनर सफर कर रहा है फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसएबिलिटी से, बाकी हर केस में माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब होकर चलेगी, ठीक है। अब सर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर किसी पेरेंट के हाथ में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होकर चल रही है तो हम उसे एक एग्जाम्पशन देंगे। सर क्या एग्जाम्पशन दोगे? उस इनकम में से 1500 पर चाइल्ड, मतलब मान लो अगर दो बच्चे हैं, दोनों की क्लब हो रही है, तो 1500 पर चाइल्ड, दोनों बच्चों की 1500 अलग अलग, आप टोटल इनकम में से 1500 माइनस कर सकते हो। एक आपको एग्जाम्पशन दे रहा है इनकम टैक्स एक्ट उस पेरेंट को जिसके हाथ में क्लबिंग होकर चल रही है। और ये जो एग्जाम्पशन है ना, ये आपको सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलती है। मतलब अगर आपने नई स्कीम ले ली 115 बीएससी वाली, तो अब ये एग्जाम्पशन उस स्कीम में खत्म हो गई है। तो अगर पेरेंट ओल्ड स्कीम लेते हैं तभी उन्हें ये 1500 रुपए की एग्जाम्पशन मिलेगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सर अभी तक हमने कवर करा कि कब एक पर्सन के हाथ में क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होता है। सर जिसमें मैंने पहला केस कवर करा था सेक्शन 60, जहां मैंने कहा था अगर हम इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट तो सर क्लबिंग का प्रोविजन आता है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 61, जहां पे हमने कहा अगर हम रिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं एसेट का तो क्लबिंग का प्रोविजन आता है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 64, जब हमने बात करी स्पाउस या फिर सन्स वाइफ की इनकम कब क्लबिंग होती है, कब क्लबिंग होती है एक पर्सन की इनकम में, हमने सब वाला केस कवर करा। और फिर हमने चौथे केस में कवर करा कब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग होकर चलती है। तो बस ये चार केस है जब क्लबिंग के प्रोविजन आते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब सर एक चीज और, क्या अभी सर मैंने आपको बताया था कि जब कोई पर्सन अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करता है तो वो एसेट
हाउस प्रॉपर्टी नहीं होने चाहिए, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी हुआ तो वहां पे क्लबिंग नहीं लगेगा, वहां पे सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी वाला अप्लाई होगा। अब सर बहुत बच्चों को यहाँ पे डाउट आ गया होगा, सर क्या कहना चाह रहे हो, तो मैंने इसलिए एक पूरा एग्जाम्पल लिया, पूरा एक मैंने आपको चीज समझाई है कि कब क्लबिंग के प्रोविजन आएंगे और कब सेक्शन 27 आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो सर सेक्शन 27 बात करके चलता है सर डीम्ड ओनरशिप। सर सेक्शन कहता है क्या, देखो सिंपली बात कहता है कि अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, किसको सर, स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को, और माइनर चाइल्ड नॉट इंक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, तो यहाँ पे माइनर चाइल्ड के अंदर माइनर मैरिड डॉटर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर कोई और माइनर चाइल्ड है या स्पाउस है, तो अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो इस केस में हम इस पर्सन को ही इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान के चलेंगे, और इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट की कमाई होगी वो इस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होकर चलेगी। ठीक है, तो ये कहता है सर सेक्शन 27। अब सर इसका हमारे चैप्टर पे क्या असर पड़ा, तो देखो हमारे चैप्टर के अंदर आप ध्यान देना कि कोई पर्सन अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को सर क्या ट्रांसफर कर रहा है। देखो अगर तो कोई पर्सन ट्रांसफर कर रहा है सर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने देखा कोई पर्सन अपने स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को सर क्या ट्रांसफर कर रहा है सर हाउस प्रॉपर्टी, अगर तो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और स्पाउस को कर रहा है, तो वहां पे आपको चीज दिमाग में आएगी कि सर वहां पे सेक्शन 27 लगेगा, ना कि क्लबिंग। ठीक है, और अगर हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं माइनर चाइल्ड को, और माइनर चाइल्ड में क्या कवर नहीं है, माइनर मैरिड डॉटर कवर नहीं है। इसके अलावा अगर हम किसी और माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो सर वहां भी सेक्शन 27 अप्लाई होगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा, ना कि क्लबिंग। तो ये चीज ध्यान देना, क्या अगर आपको क्वेश्चन में देखे कि हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो देखना किसको करी है, स्पाउस को करी है या फिर अगर माइनर चाइल्ड को करी है, और माइनर चाइल्ड के अंदर माइनर मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है, इन दोनों को करी है, तो उस केस में सेक्शन 27 लगाना और सर डीम्ड ओनर मान के चलना, क्लबिंग का प्रोविजन मत लगाना। बट अगर आपको देखिए सर कोई और एसेट करा है, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट करा है, तो सर वहां पे सेक्शन 27 लगेगा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 27 के अंदर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी कवर है। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट ट्रांसफर करिए, तो वहां पे फिर क्लबिंग का प्रोविजन लगाएगा, तो क्लबिंग ही अप्लाई होगा, ना कि सेक्शन 27। और अगर अगर हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं माइनर मैरिड डॉटर को, तो सर वहां भी क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा, क्योंकि सेक्शन 27 ने माइनर मैरिड डॉटर को बाहर निकाल दिया था, उसे कवर नहीं करा था। तो ये चीज ध्यान देना। एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो स्पाउस को करते हो या फिर माइनर चाइल्ड को करते हो, और माइनर चाइल्ड के अंदर माइनर मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है, तो वहां पे सेक्शन 27 लगाना, डीम्ड ओनर बनाना, क्लबिंग मत लगाना। पर अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो माइनर मैरिड डॉटर को या फिर किसी और पर्सन को कोई और एसेट ट्रांसफर करते हो, तो वहां पे फिर क्लबिंग लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। दोबारा मैंने एक बार लिखी चीज, क्या अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, देखो अगर स्पाउस को करे तो सीधा सेक्शन 27 लगा देना, अगर माइनर चाइल्ड को करे तो देखना माइनर चाइल्ड क्या है, अगर सिर्फ माइनर चाइल्ड लिखा है तो वहां पे सेक्शन 27 लगेगा और डीम्ड ओनर बनेगा। बट अगर माइनर मैरिड डॉटर लिखा है तो वहां पे सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होता, तो वहां पे फिर क्लबिंग लगेगा। अब सर इससे अंतर क्या पड़ रहा है, क्लबिंग लगे डीम्ड ओनर बनाओ, हर केस के अंदर जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है सर उसकी इनकम में ये रेंट ऐड हुआ, तो सर अंतर क्या पड़ रहा है। तो देखो इस क्या डिफरेंस पड़ेगा, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, और आपने अगर ध्यान दिया हो जो आईसीआई ने केस बेस्ड एमसीक्यू निकाले थे, उसमें जो पहला एमसीक्यू था उसमें आईसीआई ने इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था सीए इंटर में, तो ध्यान देना आपके एग्जाम में आ सकता है क्या। तो सर हमारे केस में अब एग्जाम्पल लेते हैं बात को समझने के लिए। देखो एग्जाम्पल क्या है, सर मान के चलो एक रोहित है, रोहित नाम का पर्सन है, उसे रेंट की इनकम आ रही है 3,60,000 की। ठीक है, अब सर ए केस में क्या है, रोहित ने ट्रांसफर कर दी हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड, अपने माइनर चाइल्ड को सर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, और माइनर चाइल्ड मतलब नॉट माइनर मैरिड डॉटर। तो मुझे पता है अगर कोई पर्सन अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है माइनर चाइल्ड को, और माइनर चाइल्ड क्या नहीं है, माइनर मैरिड डॉटर नहीं है, तो उस केस के अंदर वहां पे सर सेक्शन 27 अप्लाई होगा, ना कि क्लबिंग। और जब सेक्शन 27 अप्लाई होगा
मतलब रोहित को मैं डीम्ड ओनर मान लूंगा इस प्रॉपर्टी का, और रोहित के हाथ में ही रेंट की इनकम निकालूंगा, वो रोहित ही ओनर है भाई, तो रोहित ही इस इनकम पे टैक्स भर के चलेगा। अब सर कैसे निकालते हैं इनकम, आपको पता हो सर, सबसे लेते हैं हम रेंट, उस 3,60,000 उसमें से माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, सर माइनस करा, ये आ गया सर रेंट की इनकम, ठीक है। अब सर केस भी क्या है, सर केस भी क्या है, अगर रोहित ट्रांसफर करता है ये हाउस प्रॉपर्टी किसको, माइनर मैरिड डॉटर को। अब सर जैसे ही आपने कहा सर ट्रांसफर किसको करा, माइनर मैरिड डॉटर को, किसको ट्रांसफर करा, माइनर मैरिड डॉटर को, तो उस केस के अंदर सर सेक्शन 27 तो अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो लगता ही नहीं इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। तो सर वहां पे फिर क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा, सेक्शन 64 क्लबिंग अप्लाई होगा। और जब आप क्लबिंग करते हो तो क्लबिंग में हम मान के चलते हैं कि क्लबिंग क्या कहता है, आप इनकम रोहित में ऐड करो और ये मानते हुए ऐड करो कि रोहित को ही ये इनकम हुई है, रोहित ने ही ये इनकम कमाई है, आप ऐसे मानते हुए क्लबिंग करो। तो सर मानो रोहित रेंट कमाता, तो सर क्या रेंट, रोहित के लिए क्या इनकम निकालते हैं, हम लेते रेंट, उसमें माइनस करते स्टैंडर्ड डिडक्शन, आंसर ही आता। बट यहाँ पे 1,500 रुपए भी माइनस होंगे, क्यों, सभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब करते हैं तो आपको 1,500 रुपए की एग्जम्पशन देते हैं, हाँ, तो वो माइनस होगा, आंसर ये होगा, समझे। तो अंतर से 1,500 रुपए का आता है। अगर सेक्शन 27 लग गया तो हम रोहित को डीम्ड ओनर मान लेंगे, और जब रोहित ही ओनर हो गया तो क्लबिंग तो वहां पे आएगी नहीं, क्योंकि हमने कहा नहीं सही सर रोहित ही ओनर है, तो रोहित इस इनकम पे टैक्स भरेगा। तो नॉर्मली हमने 252 निकाल ली सर रोहित के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। पर जब मैंने कहा मैंने माइनर मैरिड डॉटर को करी, तो वहां पे 27 नहीं, वहां पे सेक्शन 64 आया, और सेक्शन 64 कहता है क्लबिंग करके चलो, और जब क्लबिंग करोगे माइनर चाइल्ड की इनकम, तो उस केस के अंदर 1,500 रुपए की एग्जाम्पशन भी मिलती है। तो देखा, सिर्फ एक छोटी सी बात से आपका आंसर चेंज हो गया। तो सर इसलिए इस पॉइंट का ध्यान देना, मानो अगर 14 मार्क्स में ये पॉइंट आ जाए तो एक छोटी सी गलती, सिर्फ 1,500 रुपए माइनस करना या फिर नहीं करना, आपका पूरा आंसर गलत कर सकते हैं, तो इसलिए ये चीज थोड़ा ध्यान देके चलना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सर इस तरह हमने माइनर चाइल्ड की इनकम कब क्लब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे पॉइंट कवर करा। साथ ही साथ हमने सर सेक्शन 27 वाला पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलो अब हम कवर करेंगे इस चैप्टर के एक दो छोटे मोटे टॉपिक, जिसमें पहला आता है सर क्रॉस ट्रांसफर। तो देखो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बेसिकली ये केस है, एक टाइप का क्वेश्चन है जो ऐसे कई बार एग्जाम में पूछता है। तो देखो यहाँ पे सिंपली ये बात कह के चलते हैं। तो देखो इसके लिए एग्जाम्पल लिया, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब मान के चलो सर एक पर्सन है मोहित और उसकी स्पाउस है, सर एक पर्सन है सूरज और उसकी स्पाउस है। अब देखो केस क्या है, सर मोहित को अपनी स्पाउस को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं और सूरज को भी अपने स्पाउस को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब सर मोहित और सूरज ने ये बात सोची कि अगर मानो मोहित कोई एसेट अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है तो सर वहां पे क्लबिंग के प्रोविजन आ जाएंगे। सेम दिक्कत आ रही थी इस सूरज के साथ। तो इन दोनों ने बैठ के क्या प्लान करा, इन दोनों ने कहा, मोहित ने कहा देख सूरज, मैं तेरी स्पाउस को पैसे ट्रांसफर कर देता हूं, तू मेरी स्पाउस को कर दे, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे से हमने क्रॉस ट्रांसफर करे। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है जब भी आप ऐसी कोई दो ट्रांजेक्शन करते हो जो बेसिकली एक ही हैं, आपने जानबूझ के कोई दो ऐसे एक्ट करे जो बेसिकली एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है, उसे क्यों करें, क्योंकि आप क्लबिंग के प्रोविजन को तोड़ना चाहते थे। तो ऐसे केस के अंदर अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो हम क्लबिंग का प्रोविजन लगा देंगे। सर कैसे, तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपली कहा, मैंने देखो वही बात लिखी यहाँ पे कि अगर मोहित अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता तो क्लबिंग आ जाती, या सूरज अपने स्पाउस को करता तो क्लबिंग आ जाती। तो इसलिए हमने क्या प्लान करा, इन दोनों ने ये प्लान करा कि मोहित ट्रांसफर करेगा सूरज की स्पाउस को और सूरज करेगा मोहित की स्पाउस को। इससे होगा क्या सर, क्लबिंग अप्लाई होगी नहीं, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या हुआ, मोहित ने सूरज के स्पाउस को ट्रांसफर करे 5 लाख रुपए, और फिर आगे इसने 5 लाख की एफडी करा दी। तो सूरज ने मोहित की स्पाउस को ट्रांसफर करे 6 लाख रुपए, और इसने फिर 6 लाख की एफडी करा दी। तो और हमें पता था ऐसा क्यों करा, क्या कि वो क्लबिंग के प्रोविजन को तोड़ सके। तो ऐसा केस होता है। तो जो मैंने ये कहा कि जब अब 2 और मोर ट्रांसफर होते हैं जो सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट है, तो उस केस में हम क्लबिंग के प्रोविजन लगा देंगे। सर कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे ये चीज मान के चलेंगे कि जो मोहित के स्पाउस को पैसे मिले हैं, हम मान के चलेंगे सर ये सूरज ने नहीं दिए, ये मोहित ने ही दी, हम मोहित को ही डीम ट्रांसफरर मान लेंगे और इसकी यहाँ पे क्लबिंग लगा देंगे। एंड सेम हम कहेंगे जो सूरज के स्पाउस को पैसे मिले हैं ये मोहित ने नहीं दिए, ये सूरज ने ही दिए हैं,
और हम यहाँ पे सूरज के हाथ में क्लबिंग का प्रोविजन लगा देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, देखो मोहित ने कितने ट्रांसफर करे 5 लाख, सूरज ने कितने करे 6 लाख, तो यहाँ पे मैचिंग अमाउंट ही लेके चलते हैं। समझ लो, देखो मोहित ने सूरज के स्पाउस को ट्रांसफर करे 5 लाख, फिर ने 5 लाख की एफडी करा दी, और सूरज ने मोहित के स्पाउस को ट्रांसफर करे 6 लाख, और फिर ने भी 6 लाख की एफडी करा दी। तो इस केस के अंदर जो सूरज की स्पाउस अब 5 लाख की एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कमाएगी, वो इंटरेस्ट सूरज के हाथ में क्लब होगा, पहली बात। और यहाँ पे जो मोहित की स्पाउस 6 लाख की एफडी के ऊपर ब्याज कमाएगी, वो तो पूरे 6 लाख के ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो मोहित में क्लब नहीं होगा, सिर्फ 5 लाख ही के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्लब होगा, क्योंकि ये 5 लाख दूसरी अमाउंट जो ट्रांसफर है उससे मैच कर रही है। तो जो दो ट्रांसफर है उनकी अमाउंट आपस में मैच होनी चाहिए, फिर हम क्लबिंग लगाएंगे। और अगर ज्यादा है तो हम अकॉर्डिंगली कम कर लेंगे। या तो यहाँ पे 6 लाख था तो हम पूरे 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट को क्लब नहीं करके चलेंगे, सिर्फ 5 लाख के ऊपर ही जो इंटरेस्ट है उसे क्लब करके चलेंगे इन हैंड ऑफ मोहित। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। तो मैंने यही कहा कि जो मोहित की स्पाउस इंटरेस्ट कमाएगी 5 लाख के ऊपर, ना कि 6 लाख के ऊपर, 6 लाख नहीं 5 लाख के ऊपर, वो मोहित के हाथ में क्लब होगा। और जो सूरज की स्पाउस इंटरेस्ट कमाएगी 5 लाख के ऊपर, वो सूरज के हाथ में क्लब होकर चलेगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये होता है क्रॉस ट्रांसफर। ऐसे कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके। अब सर एक केस हो रहा है, छोटी सी बात है सर। छोटी सी बात क्या है, मानो एक एचयूएफ है और एचयूएफ का कोई मेंबर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई एसेट ट्रांसफर कर देता है एचयूएफ को, तो उस केस के ऊपर जो उस एसेट से इनकम आएगी वो उस मेंबर के हाथ में क्लब होगी। ठीक है, तो सर एचयूएफ के केस में भी क्लबिंग का प्रोविजन लगता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक बात हो रहा है, मान के चलो सर ये एचयूएफ का आगे चल के पार्टीशन हो गया, और जब पार्टीशन होता है तो मेंबर्स के बीच एसेट बढ़ते हैं। अब सर केस क्या हुआ, जिस मेंबर ने एचयूएफ को एसेट दी थी उस एसेट का कुछ पार्ट इस मेंबर की स्पाउस को भी मिल गया। तो अब इस एसेट के ऊपर जो स्पाउस इनकम कमाएगी सर, वहां पे भी हम क्लबिंग का प्रोविजन लगा के चलेंगे, और इस पर्सन के आदमी ये इनकम क्लब होके चलेगी। सिर्फ जो उसकी स्पाउस कमा रही है वो, जो बाकी मेंबर्स को मिले एसेट वो नहीं होंगे क्लब, सिर्फ जो स्पाउस कमा रही है वही इस मेंबर के हाथ में क्लब होके चलेगा। और सर एक छोटी सी बात कि क्लबिंग सिर्फ इनकम में अप्लाई नहीं होता है, अगर आगे चल लॉस में भी अप्लाई होता है। तो मानो अगर मैंने स्पाउस को ऐसे ट्रांसफर करा किसी पर्सन ने और स्पाउस को लॉस हुआ, तो फिर ये लॉस भी क्लब होके चलेगा इस पर्सन के हाथ में, सिर्फ फायदा नहीं लॉस भी होके चलेगा। तो सर इस तरह हमने क्लबिंग का पूरा चैप्टर कवर करा। तो अगर मैं आपको सुनाऊं सर हमने इस चैप्टर में क्या कवर करा, तो देखो मैं आपको समझाऊं। हमने बेसिकली सबसे पहले कवर करा सर सेक्शन 60। वहां हमने सीखा अगर हम कोई इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट तो सर वहां क्लबिंग आती है। फिर सेक्शन 61 ने कहा अगर आप रिवोकेबल ट्रांसफर करते हो एसेट का तो सर वहां भी क्लबिंग आती है। फिर हमने सीखा कब स्पाउस की इनकम और कब सन्स वाइफ की इनकम किसी पर्सन के हाथ में क्लब होगी, जिसमें एक केस हमने सीखा था किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, वहां से स्पाउस को पैसा मिल रहा हो जबकि स्पाउस के पास स्किल ना हो, वहां क्लबिंग आती है। या अगर आप स्पाउस को या फिर सन्स वाइफ को कोई ऐसे ट्रांसफर करते हो तो सब वहां क्लबिंग आती है। फिर हमने सीखा सब माइनर चाइल्ड की इनकम कब क्लब होकर चलती है। साथ ही हमने सेक्शन 27 और क्लबिंग के अंदर डिफरेंस कवर करा। तो फिर हमने क्रॉस ट्रांसफर वाला केस कवर करा और एंड में एचएफ वाली बात कवर करी। तो इस तरह हमने पूरा क्लबिंग का चैप्टर कवर कर लिया। तो मैं सच कहूं बहुत छोटा सा चैप्टर था बट इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चैप्टर था, और मुझे लगता है वीडियो देख के आपको पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा। आपको ये वीडियो देख के जो भी हमने टॉपिक इस वीडियो में कवर करे वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आपको हर बात पूरी तरह समझ में आएगी क्योंकि मैंने हर बात एग्जाम्पल के बाद समझाई है। आपका जो भी फीडबैक हो आप प्लीज कमेंट्स में देना ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। और इन नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करना, जब मैं और भी अपडेट दूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।